हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट किया था जैसे कल है ना, वही का उसी का बेसिक शुरू किया अभी। एटवुड मशीन तुम्हें मैंने लॉज ऑफ मोशन में करवाया था कि ये एक यहाँ पे मास लगाते हो और यहाँ पे मास लगाते हो M2। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास इस पे वेट तो नीचे को लग रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर को, और ये टेंशन अलग होगा T1, क्योंकि यहाँ पे तुमने मान लिया यहाँ पे फ्रिक्शन है और यहाँ पे भी ये T1। पहले तुमने एटवुड मशीन में माना था कि पुली जो थी वो फ्रिक्शनलेस थी, स्ट्रिंग और पुली, इस वजह से दोनों तरफ टेंशन सेम आ रहा था। पर अब तुम मान रहे हो कि पुली जो है और स्ट्रिंग जो है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो इस वजह से दोनों साइड्स पे तुम्हारे पास टेंशन अलग अलग होगा और M2G और T। अब ये नीचे को आ रहा है, पर इसका नीचे को आने का एक्सेलरेशन और इसको ऊपर को जाने का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि थ्रेड तो वही है, थ्रेड तो बेटा वही है, थ्रेड में थोड़ी कोई चेंज आ रहा है, थ्रेड तो वही है। और इसमें क्या है कि जैसे तुम्हारे पास बेटे ये घूमेगा ऐसे ऐसे, तो ये अल्फा एक्सेलरेशन के साथ घूमेगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये ऊपर को जाएगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगी ना बॉडी, जब बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा। अभी इस पॉइंट पे ये भी नीचे को आ रहा है, और तुम्हें पता ही है यहाँ पे अब ए एक्सेलरेशन की वैल्यू आर अल्फा होगी, पता है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। नाउ बस फाइनल आंसर निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M2 का, M2 पे एक फोर्स लग रही है ऊपर को, एक फोर्स लग रही है नीचे को, और ये बॉडी नीचे को आ रही है ए के साथ। एक तुम्हारे पास तो ये इक्वेशन बन चुकी है पहले, ठीक है। और ये इसमें इक्वेशन 1 में ये तुम इक्वेशन 1 में ये भी बोलते हो कि थ्रेड इज नॉट स्लिपिंग, तुम इक्वेशन 1 में ये भी बोलते हो कि थ्रेड इज नॉट स्लिपिंग, जो थ्रेड है वो स्लिप नहीं कर रहा। और इसमें हम बोलते हैं कि ये M2G नीचे को आ रहा है, टेंशन ऊपर को लग रहा है, और ये आ गया M2A2, सॉरी M2A। और इसके बाद एक सेकंड, ओके देखो बच्चों, तो ये तुम्हारे पास M2G माइनस T2 आ गया इसके लिए। अब तुम लिखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1, कि M1 के लिए क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1 के लिए क्या आएगा। अब M1 के लिए क्या आएगा कि सुनो, M1 में
टेंशन तो ऊपर को लग रहा है बेटा, और m1 जी नीचे को लग रहा है, पर ये जा तो ऊपर को रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ये आ जाएगा T1 माइनस m1 जी इज इक्वल टू m1 a। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एक नया चीज मैं शेयर कर रहा हूं आज। पुली पे एक इधर को टेंशन लग रही है T1, पुली पे एक टेंशन इधर को लग रही है T2, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये T1 टेंशन जो है इसको इधर को घुमाना चाहता है, तुम्हें पता ही है। जैसे ये कोई स्ट्रेट रॉड हो, तुमने यहाँ पे रखी स्ट्रेट रॉड है, जब तुम इसको ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये रॉड ऊपर को जाएगी ऐसे करके, सीधी सी बात है, रोटेट कर जाएगी। वैसे ही यहाँ से तुमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तुमने टेंशन इधर लगाया, तो ये ऐसे घुमाएगा, और ये T2 आ गया, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा। अब तूने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि बॉडी नीचे को आ रही है, इट मींस यहीं से पता लग रहा है T2 जो है वो T1 से बड़ा है। तो इस वजह से तुम्हारे पास इस पुली जो है नेट ऐसे रोटेट करने वाला है अल्फा। और मैंने तुम्हें कल बताया था बच्चों कि जो फोर्स होती है, जो टॉर्क होती है, वो फोर्स का प्रोडक्ट होता है R क्रॉस F। इसमें रेडियस R आ गया, फोर्स आ गई T2, फोर्स आ गई T2, तो ये बेटा तुम्हारे पास आ गया T2 R, और ये वाला टॉर्क आ गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करके, और ये माइनस T1 आ गया, नेट टॉर्क आ गया। और ये नेट टॉर्क तुम्हारे पास किसके बराबर आया, आई अल्फा के, आई अल्फा के, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास T2 माइनस TR, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, यहां से तुम फिक्स कर दो बॉडी पे, यहाँ पे फोर्स लगाओ, तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बॉडी थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये T2 माइनस T1 जो है ये आई अल्फा बाय R आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर तुम देखो, तुम्हें कौन कौन से पैरामीटर्स नहीं पता, तुम्हें अल्फा नहीं पता, तुम्हें A नहीं पता, तुम्हें T1 नहीं पता, तुम्हें T2 नहीं पता, और कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है, तो तुम्हारे पास आगे 4 अननोन आ गए, 4 अननोन आ गए, तो 4 ही तुम्हें इक्वेशंस चाहिए। तो देखो बन चुकी, 1 ये, 2 ये, 3 ये, और 4th ये, 4 इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये T2 माइनस T1 का वैल्यू तुमने लिख दिया, और ये आ गया T2 माइनस T2, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, है ना, और यूज करो रीअरेंज करके। मैं तुम्हें सीधा रिजल्ट बता देता हूँ इसका, M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर इंटू G, ये रिजल्ट आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर इंटू G, ये रिजल्ट आ गया। ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका बेसिक्स शेयर करता हूं, बेसिक ऑफ टॉर्क, बेसिक्स ऑफ टॉर्क मैं तुम्हें थोड़े से शेयर करता हूं। देखो करना क्या है, देखो बच्चों करना क्या है कि जैसे टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन थी, इट वाज लाइक द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स with perpendicular distance of line of action of force from the given axis of rotation, given axis of rotation से उसका perpendicular distance, given axis of rotation से उसका perpendicular distance, उसको तुम बोल देते हो
टॉर्क, उसको तुम बोल देते हो बच्चे टॉर्क, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मैं तुम्हें सारी चीजें अब फंडामेंटली टॉर्क के बारे में शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जबरदस्त भी है। देखो बच्चों, पहला केस, तुमने यहाँ पे एक पाथ किया पॉइंट, ये पॉइंट है, तुमने फोर्स इधर को लगाया, तुम्हें बताया, याद है मैं तुम्हें करवाया था ये चीज। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, जिधर को फोर्स लग रही होती है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे इसके थ्रू ही पास कर रहा है, बिकॉज ये ओ पॉइंट जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस वजह से क्योंकि ये लाइन इसी में से पार कर रही है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो जीरो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली जीरो है। तो इस केस में ये जो टॉर्क आएगा ये जीरो आ जाएगा। और तुम्हें टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन मैंने ये बताया ही था बच्चों कि ये R क्रॉस F होता है। मैंने बेसिक डेफिनेशन भी बताया था कि ये R क्रॉस F होता है, बेसिक डेफिनेशन बताया था कि R क्रॉस F होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट था कि अगर तुम यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दो और तुम एक फोर्स इधर लगा दो और ये R इसका डिस्टेंस आ गया, जब हम इसमें फोर्स इधर लगा दोगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ये पॉइंट O आएगा इसका, ये पॉइंट O आएगा। तो इसमें जब तुम टॉर्क निकालोगे अबाउट पॉइंट O पे, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा R और ये फोर्स आ जाएगी F, ये टॉर्क आ गया RF, ये टॉर्क आ गया RF। और ये कैसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था, अपना हाथ को कॉपी पे रखो सीधा, ठीक है, तो फिर फिंगर्स को कर्ल करो, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं तो थंब इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो और थंब इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से ऊपर वाली डायरेक्शन आती है, ठीक है। इस वजह से जब तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये R और F ही आएगा, पर यहाँ पे तुम्हें डॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था उस दिन भी कि जब भी तुम, जैसे कॉपी है, कॉपी से, कॉपी के पेज से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हो, ऊपर का मतलब आउट ऑफ द कॉपी, स्ट्रेट लाइन, तो उसको जब तुम यहाँ से देख रहे होते हो तो यहाँ पे तुम लिखते हो कि ये डॉट है। और जब तुम कॉपी के नीचे मतलब ऐसे करके कोई लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे नीचे को, तो ये बेसिकली क्या होती है, इनवर्ड्स, ये बेसिकली क्या होती है, इनवर्ड्स। और ये जो लाइन तुम ड्रॉ करते हो ये आउटवर्ड्स, ये इनवर्ड्स इनटू द कॉपी, कॉपी के इनवर्ड्स, ये RF डॉट आ गया। और अगर तुम फिर इसी में, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम फोर्स इधर को लगाओ, और ये R आ गया, ये O आ गया, और ये कैसे घूमेगा, ऐसे, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज जो रोटेशन आएगी वो, ये डिस्टेंस तो RF करके मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, RF ही आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये आ गया तुम्हारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये तुम्हारे पास आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया बेटे। और जब तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो आ जाएगा RF साथ में क्रॉस। अब वही आ गया, पहले तुमने थंब को आउटवर्ड डायरेक्शन में रखा था, अब उसको इन्वर्ट कर दो, थंब को इनटू द कॉपी, जैसे ये कॉपी है और ऐसे, अब तुम फिंगर्स को जब टिल्ट कर रहे हो तो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं फिंगर्स, थंब इज पॉइंटिंग इन द इनटू द कॉपी, ठीक है। ये आ गया, जैसे ये A पार्ट है, ये B पार्ट है। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट आ गया तुम्हारे पास कि
अगर तुमने फोर्स कुछ ऐसे लगाया, कहीं पे भी एंगल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना कि सर एफ एंगल कहाँ पे लेना। तुम्हें सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है, तुम जहां पे भी फोर्स लगाओ ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए और यहां से तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। जैसे तुम्हें ये आर दे दिया गया, मान लो ये एंगल तुम्हें फाई दे दिया गया, तो अब ये परपेंडिकुलर हो चुका है, ये कितना आ गया, आर साइन फाई। तो इस वजह से इस केस में टॉर्क जो है कितना आ गया, आर साइन फाई इंटू एफ। अब फोर्स तो इधर को लग रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन जो तुमने ड्रॉ किया ये वाला, और ये इसका जो इसको जो कहते हैं, ये कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुमने ये बनाया, ये वाला तुमने ये बनाया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बेटा वैसे इसको लेवर आर्म कहते हैं। मतलब लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा, उसको तुम लेवर आर्म कहते हो। और लेवर आर्म कैसे घूम रही है वही बताना है। अब लेवर आर्म कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या बताया, इनवर्ड डॉट तुम्हें बताया है अभी। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो इधर को एरो होता है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो इधर को एरो होता है। इस वजह से तरह से डॉट ऊपर वाली साइड पे डॉट आएगा, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे क्रॉस आएगा। ये उसको किधर को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आ गया कि मतलब एंगल्स पे वैल्यूज पे ना ज्यादा जाना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सिर्फ डायग्राम कैसा ड्रॉ किया गया उस पर जाना। एंगल कहाँ पे है, साइन एंगल है, कॉस एंगल है, इस पे ना जाना। फिर से कह रहा हूँ डायग्राम पे जाना, क्योंकि जो एंगल है वो कहीं भी दिया हो सकता है, क्योंकि जो एंगल है वो कहीं भी दिया हो सकता है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमें डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है, वैल्यूज पे नहीं। वैल्यूज डायग्राम को देख के लिखी जा रही है। अब तुमने फोर्स इधर को लगाया ऐसे, ठीक है, और ये आ गया तुम्हारे पास इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और यहां से तुम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दो, और ये आ गया आर, ये आ गया आर। ये आ गया आर। मान लो अब ये एंगल फाई है, मैं तुम्हें पहले बोला तुम्हें डायग्राम देख के सब कुछ बताना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा जिसका नाम लेवर आर्म है, और ये ऐसे घूमेगा, और ये जो लेवर आर्म की वैल्यू है अब यहाँ पे कितनी है, आर कॉस फाई। अब तुम बोलोगे सर टॉर्क तो आपने बताया था आर क्रॉस एफ होता है। सर आर क्रॉस एफ तो आर एफ साइन थीटा होता है। नो डाउट ये सही है, नो डाउट, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। पर यहाँ पे देखो फाई तुम्हें एंगल दे दिया गया इधर, वो एफ के साथ तो कोई एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल बना रहा है कितना, 90 प्लस फाइव, 90 माइनस फाइव। ये कितना है, 90 है, ये फाइव है, तो ये कितना 90 माइनस फाइव। तो साइन थीटा की वैल्यू तुम 90 माइनस फाइव जब लिख दोगे तो वो क्या आएगा,
कॉस, तो इसमें कॉस आ गया। मैं जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर तुम्हें ज्यादा ध्यान फिर से कह रहा हूँ डायग्राम पे देना है। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना आ गया फिर से, आर। अब इसमें कॉस फाई आ गया इनटू एफ, और ये अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डॉट। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, देखो अगर तुम्हें ये फोर्स इधर को दे दी जाए तो लॉजिक फिर से सेम है। यहां से तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, और अब ये एंगल तुम्हें फाई दे दिया, ये नहीं दिया, तो अब ये तुम्हारे पास आर कॉस फाई आ गया, जो कि लेवर आर्म है। अब ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओ पॉइंट के अराउंड जो तुम्हारे पास टॉर्क आ रहा है, कितना आ रहा है, आर कॉस फाइव इंटू एफ। और क्योंकि तुम बोल रहे हो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन को तुम कैसे लिखते हो, क्रॉस। ओके, और अगर इसी का डायग्राम तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया जाए कि तुम्हारे पास ये जो फोर्स है, अब फोर्स ये इधर को लग रहा है ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। अब तुम्हें, मैं फिर से कह रहा हूं, एंगल कहीं पे भी दिया हो सकता है, ट्राइंगल होती है, दो ही जगह पे एंगल होगा, एक तो 90 पक्का ही है। ये तुम्हें आर दे रखा है, अब ये कितना आ गया, आर साइन फाइव, कितना आ गया, आर साइन फाइव। और ये आर साइन फाइव, टॉर्क अबाउट पॉइंट वो लिखना है, ये कितना आएगा, आर साइन फाइव एफ, और फिर से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्रॉस। ठीक है बच्चों, मतलब इसको ध्यान में रखो, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इसमें ना एक चीज और मैं बताऊं, तुमने अभी ये सीखा कि आर को ड्रॉ किया, पर अगर तुम ये बोलोगे सर अगर हम एफ को कॉम्पोनेंट्स में ले लें, मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, तुम्हारे पास एक एफ कॉस फाई आ जाएगा और एक एफ साइन फाई आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ रही है, तो तुम बोलोगे सर टॉर्क फिर लिखना चाहते हैं तो टॉर्क अबाउट पॉइंट वो लिखना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा इसमें दो फोर्सेस आ रही हैं, टॉर्क ड्यू टू कॉस फाई आएगा, टॉर्क ड्यू टू एफ साइन फाई आएगा। पर एफ कॉस फाई का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो एफ कॉस फाई का टॉर्क जीरो आ जाएगा, सिर्फ एफ साइन फाई का आएगा। अब एफ साइन फाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अब आ रही है, तो देखो तुम्हारे पास एफ साइन फाई इधर को लग रहा है, और ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये डॉट आ गया। लॉजिक बहुत सिंपल है, डायग्राम देखो और देखो कैसे करना है। हियर वी हैव रिजॉल्व्ड है ना एफ वेक्टर, हियर वी हैव रिजॉल्व्ड द एफ वेक्टर, हमने यहाँ पे एफ वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, उसको याद रखो। ठीक है।
अब सुनो, मतलब ये टॉर्क के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे तुम्हारे पास, कि टॉर्क के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सुनिए बेटा, अब ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट हो गया। अब तुम्हारे लिए आज एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारा नया कॉन्सेप्ट है। ये एंगुलर मोमेंटम मतलब इसको एल के साथ डिनोट करते हैं। इसका वही रोल रोटेशनल मोशन में है जो रोल, जैसा रोल लीनियर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन में था। इसका मतलब था क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। इसका मतलब था क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। जैसे बाहर से जब कोई फोर्स नहीं लगती है, जब बाहर से जैसे जो फोर्स होता है वो लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास टॉर्क चेंज करता है। तुम्हें याद है फोर्स का फॉर्मूला तुम dp बाई dt लिखते थे, और अगर तुम बोलते थे कि एक्सटर्नल फोर्स जो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे पास 0 है, तो तुम ये बोलते थे कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, तुम ये बोलते थे। और इन द सेम वे जब तुम बोलते हो कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो उसका मतलब है कि तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। लॉजिक फैक्ट्स सब कुछ सेम, सिर्फ उसमें के दोनों में फर्क क्या कि वो रोटेशन है और वो ट्रांसलेशन। मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं, तुम्हें अभी बताया था कि टॉर्क का फॉर्मूला तुम आर क्रॉस एफ रखते हो, वैसे ही हम लोग टॉर्क जैसे लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आर और क्रॉस एफ की जगह पी, तुम इसका नाम रखते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट वाज इक्वल टू द टॉर्क। अब ये मोमेंट वर्ड कब ऐड करते हैं? जब मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। तो इसका नाम है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, और ये जो होता है इसके बराबर आ गया एंगुलर मोमेंटम के। थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, तुम्हें बताया था टॉर्क का फॉर्मूला तो ये है ही है आर क्रॉस एफ, पर ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इन द सेम वे तुम एंगुलर मोमेंटम लिखते हो आर क्रॉस पी, पर इसका मतलब आई नॉट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस इनटू ओमेगा। लॉजिक फैक्ट्स सब कुछ सेम। ये टॉर्क है बेटा, और ये एल है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर तुम इसके एंगुलर मोमेंटम के अगर तुम यूनिट्स की बात करते हो तो देख सकते हो आर के यूनिट मीटर, इसके यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वैसे ही जब तुम इसका डायमेंशन फॉर्मूला बात करते हो, किलोग्राम की जगह मास आ गया, मीटर की जगह लेंथ आ गया कि पावर 2, और टाइम की सेकंड की जगह टाइम आ गया पावर -1। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है। सो एक चीज को तुम बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो, मैंने तुम्हें पहले बताया कि रोटेशनल मोशन का कोई भी कॉन्सेप्ट हमेशा तभी कंप्लीट गिना जाता है जब फर्स्ट वी नो द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब तक तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कुछ भी निकालना है, जब तक तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, तुम रोटेशनल मोशन का कोई भी पैरामीटर डिटरमिन नहीं कर सकते। लाइक हियर इन आल्सो इन एंगुलर मोमेंटम it is important to know the point about which we find angular momentum. We find the angular momentum. ठीक है। तुम ऐसे भी जैसे लिख सकते हो कि इट इज द बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ इसका लीनियर मोमेंटम का, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम विद the shortest distance of line of action of force. Line of action of force. From the point about which angular momentum is taken. इसके अराउंड तुम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स करते हैं एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। डिफरेंट केसेस ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे तुम्हें फर्स्ट केस करवा रहा हूं मैं, अब इसके केसेस को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है, बहुत जबरदस्त है। सबसे पहला है एंगुलर मोमेंटम, बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर, जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है कोई, एक पार्टिकल इधर को जा रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम p है, नो डाउट p का नाम तुम्हें पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p, है ना। इसका नाम तुम क्या रखते हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p, लीनियर मोमेंटम। अब तुम्हें ओ पॉइंट के अराउंड मोमेंटम निकालना है, तो तुम क्या ड्रॉ करोगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके ऊपर। मान लो इस इंस्टेंट पे ये इधर को है, तुम्हें दे रखा है, ये आर है, ये दे रखा है, और ये वाला एंगल इसका थीटा तुम्हें दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है आर साइन थीटा। अगर ये एंगल फाई होता तो तुम इसका नाम लिखते आर कॉस फाई, क्या दिक्कत है ना।
थीटा लिखो, फाई लिखो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं। ये तो 90 डिग्री है, कोई ये तो 100% है। You have to draw a line which is perpendicular to the line of action. R sin theta या R cos phi है। So right now I'm sticking to sin theta only, R sin theta। बस कहानी खत्म। इस इंस्टेंट पे ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये जा इधर को रहे, तो ये लेवर आर्म इसका जो है ये ऐसे क्लॉकवाइज को रोटेट कर रहा है। तो तुम बोलोगे कि सर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O जो है वो मेरे पास मास इनटू वेलोसिटी इनटू R sin थीटा आया, और ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्रॉस लिखना है। लेवर आर्म देखना है बस कैसे रोटेट किया। जैसे R sin theta is no doubt it is R perpendicular, MB R perpendicular, ठीक है ना। मतलब ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल, ठीक है। अच्छा मेरा पॉइंट एक और सुनो, एक और पॉइंट सुनो इसी के बेस के ऊपर। ये आ गया R sin थीटा के साथ, ये आ गया। अब इसी के बेस के ऊपर एक और पॉइंट सुनो कि क्योंकि तुमने लिखा था L वेक्टर इज R क्रॉस P, तुम्हें याद है हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, जैसे D वेक्टर का नाम A क्रॉस B है। जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली जाती है वो एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, पर D वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू A भी होता है और D वेक्टर परपेंडिकुलर टू B भी होता है। वैसे तुम इसमें कंक्लूजन ये निकाल रहे हो कि L वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R and L vector is perpendicular to P vector also. L vector is perpendicular to P vector also. इसको याद रखेंगे। ओके बच्चों क्लियर हो गया? इसको याद रखना। अच्छा एक और चीज देखो नोट करके, मैं थोड़ा सा जनरलाइज करवा रहा हूं। एक बॉडी है इधर को जा रही है, याद रखना इंस्टेंट मैटर करता है कि कहां पे हो, ये नहीं मैटर करता जो आगे इधर को रही, इंस्टेंट देखना है कि कहां पे हो। जैसे तुम्हारे पास एक पॉइंट ये वाला आ गया, ऑब्जर्वर है O1, एक दूसरा ऑब्जर्वर है ये वाला, बिल्कुल यहाँ पे जबरदस्त वे में समझते हैं O2, और एक तीसरा ऑब्जर्वर है इधर O3। अब तुम ये देख पा रहे हो कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P है, लाइन ऑफ एक्शन जो P है, अगर तुम एंगुलर मोमेंटम निकालोगे O1 ऑब्जर्वर के लिए वो 0 आएगा। अगर तुम एंगुलर मोमेंटम O1 के लिए निकालोगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। वो 0 आएगा क्यों? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है। क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर तुम O2 के हिसाब से देखो लाइन ऑफ एक्शन, ये अब ये तो 90 डिग्री आएगा, तो ये जा इधर को रहा है तो ये घूम ऐसे रहा है, इसका डिस्टेंस तो R ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, R ही ले लो। तो एंगुलर मोमेंटम O2 के हिसाब से कितना आ रहा है? R आ रहा है और MB आ रहा है, पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डॉट आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए तुम्हें बताया था अभी, है ना, तुम्हें पता है ना, वो ऐसे करके हम लोग थंब बनाते हैं और ये हमने फिंगर्स बना दिए ऐसे, बड़ा ये पता नहीं किसका हैंड बन गया मेरे से, सॉरी। इसको घुमाते हो ऐसे करके फिंगर्स को, एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे थंब इज पॉइंटिंग आउट ऐसे, ओके। और जब तुम ब्लू वाला पॉइंट लोगे, ये वाला, याद रखना वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड नहीं मैटर करता अकेला, डायरेक्शन भी मैटर करती है। ये भी डिस्टेंस आ रही है और इसके हिसाब से ये ऐसे घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो तुम्हारा
3 के हिसाब से आ रहा है बेटे, ये आ रहा है आर, ये साथ में एमबी पर साथ में डॉट आ रहा है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखो, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सफिशिएंट है बेटा इतना। तुम लोग रिवाइज कर लो, बिकॉज ये थोड़ा सा टीडियस काम है। तुम्हारा कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो उसको याद